तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें 30 साइकोलॉजी के डेली सुबह 7 बजे एक क्लास आती है, जिसके अंतर्गत साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन अपन जिक्र करते हैं। पिछले 4 वीडियो में बना चुका हूं जिसमें 30-30 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन कराया है। आज अपनी 5वीं क्लास है जिसके अंतर्गत अपन साइकोलॉजी के उन 30 क्वेश्चनों का जिक्र करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाली एग्जाम के अंतर्गत आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो, क्वेश्चन अपन इस प्रकार से करेंगे। अपना काम यह नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़े और उसका आंसर टिक किया। अपन क्या करेंगे, उसका 360 सॉल्यूशन देखने वाले, यानी कि उस क्वेश्चन से किस प्रकार के घुमा घुमा कर से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंतर्गत, वो भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल विकास के कौन से चरण में सामाजिक विकास सबसे तेज होता है? आप सभी जानते हो पहली यूनिटी अपने बाल विकास के नाम से है। तो बाल विकास के क्या होते हैं, बहुत सारे चरण होते हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बहुत सारी होती है। ठीक है, उसमें सामाजिक विकास सबसे तेज कौन सी अवस्था में होता है? तो वो होता है किशोर अवस्था में। कौन सी में होता है? किशोर अवस्था में। सामाजिक विकास का मतलब हो गया कि समाज से आप समाज के नियमों के अनुसार किस प्रकार चलते हो, समाज में क्या सही है क्या गलत है, उनका आपको नॉलेज हो जाती है। तो सामाजिक विकास सबसे तेज किसमें होता है? किशोर अवस्था में होता है। किसमें होता है? किशोर अवस्था में होता है। और ध्यान रख लेना, आपको पूछे कि सामाजिक विकास प्रारंभ कब होता है, तो ये बाल्यावस्था के अंतर्गत प्रारंभ होने लग जाता है और सबसे तेज होता है किशोर अवस्था में। कब होता है? किशोर अवस्था में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार बच्चे में सजग क्रियात्मक अवस्था में किस आयु वर्ग में होते हैं? मतलब क्या हुआ था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई गई थी। कितनी अवस्थाएं बताई गई थी? 4 अवस्थाएं बताई गई थी। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनके नाम, पहली कौन सी थी? सेंसरी मोटर स्किल। दूसरी कौन सी थी? प्री ऑपरेशनल। तीसरी कौन सी थी? ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी कौन सी थी? फॉर्मल स्टेज। ठीक है, 4 अवस्थाएं थी। अब ये पूछ रहा है कि सजग क्रियात्मक का मतलब होता है सेंसरी मोटर स्किल। सेंसरी मोटर स्किल की अवस्था कौन से आयु वर्ग में आती है? अब इन चारों अवस्थाओं को अलग अलग आयु वर्ग में बांटा गया था, जिसमें शुरू की अवस्था थी 0 से 2 वर्ष थी, अगली 3 से 5 वर्ष थी, इसके या 3 से 7 वर्ष थी, इसके बाद में 7 से 12 वर्ष थी, और इसके बाद में फिर टीनेज आ गई थी। ठीक है, तो इसमें जो सजग क्रियात्मक का मतलब होता है सेंसरी मोटर स्किल कौन सी अवस्था में आती है? पहली वाली। कौन सी अवस्था आती है? पहली वाली। इसमें आयु वर्ग कौन सा हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष, यानी कि जो भी बच्चे की उम्र 0 से 2 वर्ष तक है, 0 से 2 वर्ष तक है, वो किस में आते हैं? सेंसरी मोटर स्किल में या सजग क्रियात्मक अवस्था में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे का। हर बार किसी भी एग्जाम हो उसमें जीन पियाजे के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो ये पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इसने 4 अवस्थाएं बताई थी। चारों अवस्थाओं के नाम आपको याद रखना है और उनका आयु वर्ग याद रखना है, भाई कौन सी अवस्था में कौन सी आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम रिपीट हो चुका है। कौन सा अधिगम सिद्धांत परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या प्रेक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत। 3 नामों से जाना जाता है और किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अब देखो, थॉर्नडाइक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे पहला पूछा जाता है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इसने कौन सा सिद्धांत दिया? इसने परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। इसने प्रयोग किस पर किया था? इसने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, पिंजरे में बिल्ली थी और उसके बाहर खाना रखा गया था। यह प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक पर किया था। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? थॉर्नडाइक की। इसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, एक देर का स्किनर का सिद्धांत। आप सबको पता है कि स्किनर का कौन सा सिद्धांत था? स्किनर का कौन सा सिद्धांत था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? स्किनर का सिद्धांत था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? इसने एक तो कबूतर पर प्रयोग किया था और एक चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर? चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दे रखा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आप सबको पता है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक
विकास का सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत किसका था? वाइगोत्स्की का सिद्धांत था। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? पर्यावरण या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा वाइगोत्स्की का क्वेश्चन पूछा जाता है जेडपीडी का। ठीक है, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बन गए किसके? वाइगोत्स्की के। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग का सिद्धांत कौन सा था? नैतिक विकास का सिद्धांत था। कौन सा था? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? कौन सा अधिगम सिद्धांत परीक्षण एवं त्रुटि का प्रक्रिया पर आधारित था? तो वो हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अभी जस्ट मैंने बताया आपको जेडपीडी का संबंध। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? जेडपीडी का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो अगर वो किसी भी निजी व्यक्ति की, यानी कि उसके पास में कोई भी, उसके क्षेत्र में कोई भी आदमी है, उसकी सहायता लेता है, तो वह आदमी इसके जेडपीडी जोन में आ जाता है, यानी कि जो निजी निकट क्षेत्र होता है उसमें आ जाता है। तो ये बात किसने बताई थी? लेव वाइगोत्स्की ने बताई थी जेडपीडी का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखो। इसमें और ऑप्शन कौन से? जॉन डीवी। जॉन डीवी के बारे में एक बात बताओ आप। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में अभी बताया था मैंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, 4 अवस्थाएं बांटी थी। इसके अलावा स्कीमा शब्द भी इसी ने दिया था, जीन पियाजे ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन एरिक्सन। एरिक्सन के बारे में जानते हो ना, एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। ये एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी थी? विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम ग्लानि, परिश्रम बनाम हीनता, ऐसी 8 अवस्थाएं बताई थी। किसने? एरिक्सन ने। तो कुल मिलाकर के जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी बच्चे के विकास पर आनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त प्रभाव, यानी कि एक तो दे रखा आपको आनुवांशिकता और एक दे रखा आपको पर्यावरण। ठीक है, इन दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो ये किस चीज को दर्शाता है? ये आप जानते हो, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का गुणनफल क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास। जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हो साइकोलॉजी के अंतर्गत, पहली यूनिट है बाल विकास और वृद्धि, वृद्धि और विकास चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया है कि विकास किस किस का गुणनफल होता है? आनुवांशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है। यानी कि अगर आनुवांशिकता नहीं होगी तब भी विकास नहीं होगा, पर्यावरण नहीं होगा तब भी विकास नहीं होगा। तो विकास होने के लिए आनुवांशिकता भी होनी चाहिए और पर्यावरण भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त प्रभाव किससे प्रदर्शित करता है? यह विकास को प्रदर्शित करता है, यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पिछली 4 क्लासें नहीं देखी तो वो भी देख लेना, आपको प्लेलिस्ट बना रखी है साइकोलॉजी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है? प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन की भूमिका क्या रहेगी भाई? बच्चे को अनुशासित सिखाना, अनुशासन सिखाना? बिल्कुल नहीं। बच्चे में रुचि को बढ़ाना? बिल्कुल सही बात है। अगर आप मोटिवेट करोगे बच्चों को तो उसमें बच्चे में रुचि बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? रुचि बढ़ेगी। सीखने की गति को धीमा करेगा? बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन तो सीखने की गति बढ़ती है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल नहीं, प्रभावित करता है। आप प्रेरणा के माध्यम से मोटिवेट देकर के आप उसके सीखने की गति को बढ़ा सकते हो, बच्चे में रुचि को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आ रहा है, तभी आप साइकोलॉजी को ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? अभी जस्ट मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा और ऑप्शन देखे, एरिक्सन की 8 अवस्थाएं बताई थी, अभी जस्ट बताया था मैंने। बंडूरा से पूछता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। कौन सा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और वाइगोत्स्की के बारे में मैं सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कोई छात्र आत्म प्रभावकारिता की भावना रखता है तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब है? आत्म प्रभावकारिता का मतलब क्या है? आत्म प्रभावकारिता का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है। यानी कि बच्चा अगर आत्म प्रभावकारिता की भावना रखता है, यानी कि खुद पर कुल मिलाकर के खुद की जो उसकी क्षमता है उस पर अगर वो संतुष्ट है,
आत्म प्रभावकारिता की भावना रखता है, इसका मतलब है कि अपनी क्षमता पर वह विश्वास करता है, यानी कि सेल्फ मोटिवेट है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया भी था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन देता है? जीन पियाजे देता है। कौन देता है? जीन पियाजे देता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और फॉर्मल। ठीक है, आयु वर्ग याद रख लेना, 0 से 2 वर्ष, फिर 3 से 7 वर्ष, फिर 7 से 12 वर्ष और फिर 13 से 18 वर्ष। ठीक है, यह आयु वर्ग हो जाएगा चारों अवस्थाओं का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्किनर का सिद्धांत मैंने बता दिया, बंडूरा का सिद्धांत भी बता दिया, थोंडाई का सिद्धांत भी बता दिया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का कौन सा प्रकार व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन पर आधारित है। ये पूछ रहा है अधिगम का कौन सा प्रकार। अधिगम बहुत सारे होते हैं, जैसे सामाजिक अधिगम होता है, इसके अलावा संज्ञानात्मक अधिगम होता है, बहुत सारे अधिगम होते हैं। तो उनमें से कौन सा प्रकार व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन पर आधारित होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन और व्यक्तिगत अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर आधारित होता है, वह कौन सा होता है? सामाजिक अधिगम होता है। सामाजिक अधिगम व्यक्तिगत अनुभव यानी जो वह एक्सपीरियंस करता है समाज से, और अवलोकन पर आधारित कौन सा होता है? सामाजिक अधिगम होता है। अगर किसी बच्चे में आपको सामाजिक अधिगम की जांच करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका अवलोकन करना पड़ेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको व्यक्तिगत अनुभव भी होना चाहिए कि सामाजिक अधिगम क्या क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन दोनों पर आधारित कौन सा होता है? सामाजिक अधिगम होता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा गुण बालक में जन्मजात होता है। बताओ भाई साहब, चारों में से कौन सा गुण जन्मजात होता है। देखो, भाषा तो जन्मजात नहीं होती है, बाद में अर्जित की जाती है। रचनात्मकता बच्चे में भी जन्मजात नहीं होती है, रचनात्मकता बाद में आती है, क्रिएटिविटी। बौद्धिक क्षमता भी बाद में विकसित होती है। शारीरिक विशेषताएं क्या होती है? जन्मजात होती है। कौन सी होती है? शारीरिक विशेषताएं आपकी जन्मजात होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी छात्र के लिए प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक है। देखो, कोई बच्चा है, उसको प्रभावी अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि उसकी लर्निंग, जो सीखने की जो क्षमता है, उसको अच्छी तरह से प्रभावी अधिगम देने के लिए क्या आवश्यक है? कठिन पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं। अगर आप कठिन पाठ्यक्रम दोगे तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, भारी दबाव रखोगे तब भी प्रभावी अधिगम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के प्रभावी अधिगम होने के लिए आपका उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, शिक्षक अच्छा पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक की भाषा बच्चे के समझ में आना चाहिए, और बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान करना चाहिए, तभी प्रभावी अधिगम होगा। यानी कि उपयुक्त वातावरण देना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रभावी अधिगम के लिए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 13, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। सकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। हम सभी जानते हैं पुनर्बलन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, यानी कि एक तरह का मोटिवेशन ही होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? देखो, व्यवहार को सुधारने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, नए व्यवहार को विकसित करने के लिए, और छात्रों को दंडित करने के लिए। तो सकारात्मक पुनर्बलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों को दंडित करना बिल्कुल नहीं होता है, नए व्यवहार को विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, अनुशासन बनाए रखने के लिए, और व्यवहार को सुधारने के लिए। तो कुल मिलाकर के सकारात्मक पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य होता है नए व्यवहार को विकसित करने के लिए। देखो, साइकोलॉजी में क्या होता है, अब देखने में तो तीनों ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, लेकिन आपको इन सब में से बेस्ट आंसर चुनना होता है। ठीक है, तो सकारात्मक पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य होता है नए व्यवहार को विकसित करने के लिए, यानी कि कोई भी नया व्यवहार है उसको डेवलपमेंट करने के लिए आपको सकारात्मक पुनर्बलन देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा कभी पढ़ाई नहीं, उसको अचानक पढ़ाई में आप ले जाओगे तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन देना पड़ेगा, तभी उस नए व्यवहार को वो विकसित कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के आत्मधारणा को सबसे अधिक प्रभावित करता है। आत्मधारणा का मतलब होता है अपने अंदर धारण करना, यानी कि बालक किसी चीज को आत्मधारणा करता है तो उसको सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। तो ध्यान रख लेना, शिक्षक की राय,
सहपाठियों का व्यवहार ये भी करता है, माता पिता का व्यवहार ये भी करता है। तो आत्मधारणा को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये सभी करते हैं, सभी के सभी उपयुक्त सभी आपके क्या करते हैं, आत्मधारणा को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15। यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा रिपीट हो चुके हैं, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करने को किसने प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बताया। हम सब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा क्या होती है भाई, बच्चे को शुरू शुरू में जो स्कूल भेजा जाता है वो उसकी प्राथमिक शिक्षा होती है। सो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया है, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना, यानी कि बच्चे को सबसे पहले सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। यह मुख्य उद्देश्य किसका होता है, प्राथमिक शिक्षा का होता है। यह किसने बताया, यह बताया था जॉन डीवी ने। ध्यान रख लेना, एक मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी, इन्होंने बताया था कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। पहले स्कूल भेजो, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करो, उसके बाद में आप उसको सिखाओ। ठीक है, ये किसने बताया था, जॉन डीवी ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम के लिए कौन सा कारक बाधा बन सकता है। बताओ भाई साहब, अधिगम यानी कि सीखने के लिए कौन सा कारक इनमें से बाधा बन सकता है। सकारात्मक प्रेरणा तो कभी नहीं बन सकती, बिल्कुल गलत बात है। पाठ्यक्रम की जटिलता बन सकती है, बिल्कुल। शिक्षक का समर्थन नहीं बन सकता कभी भी। सहपाठियों की मदद बिल्कुल नहीं। ये सब तो अपने को हेल्प करेंगे, ये सब तो हेल्प करेंगे। पाठ्यक्रम की जटिलता अपने अधिगम को क्या कर सकती है, बाधा बना सकती है, यानी कि बाधा डाल सकती है अधिगम के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 17 आया स्किनर से भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किनर ने अधिगम को किस सिद्धांत के माध्यम से समझाया, यानी कि स्किनर का कौन सा सिद्धांत था। तो आप सभी जानते हो स्किनर ने अधिगम के लिए एक सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसी को परिचालन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो परिचालन अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। और इसी ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर प्रयोग किया था। और इसने ही पुनर्बलन का प्रयोग भी किया था, यानी कि अगर चूहा है, जैसे वो मान लो किसी दिशा में जाना चाहता है, अगर वो दूसरी दिशा में जाता है तो उसको दंडित करता है, और सही दिशा में जाता है तो उसको पुनर्बलन देता है। तो ये किसने बताया था, स्किनर ने बताया था। तो स्किनर का सिद्धांत कौन सा हो गया, परिचालनशील अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे बढ़े, आपको पता है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब शिक्षक छात्रों की पूर्व जानकारी का उपयोग करके नई विषय को समझाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि जब टीचर मान लो कोई चैप्टर पढ़ाना चाहता है नया नया, लेकिन सबसे पहले तो क्या करता है, उसकी पूर्व जानकारी का उपयोग करता है। यानी कि अगर जैसे मान लो टीचर को गुणा पढ़ाना है, ठीक है, गुणा या भाग पढ़ाना है, ठीक है, गणित का टीचर है, उसको गुणा या भाग पढ़ाना है, तो उससे पहले वो बच्चों की पूर्व जानकारी का उपयोग करेगा। यानी कि बच्चों को पूछेगा कि जोड़ या बाकी उनको आता या नहीं आता, ठीक है, उनकी पूर्व जानकारी का उपयोग करेगा और नया विषय यानी कि जो गुणा और भाग सिखाना चाहता है उसका उपयोग करेगा। तो इस प्रक्रिया को कहते क्या है, इस प्रक्रिया को कहते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत पूर्व ज्ञान सक्रियण। पूर्व ज्ञान सक्रियण यानी कि नए ज्ञान को सिखाने के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान सक्रियण कहलाता है। साइकोलॉजी यही है, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अधिगम की शुरुआत का सही समय किस कारक पर निर्भर करता है। अधिगम की शुरुआत का सही समय, यानी कोई चीज को अपन सीखना चाहते हैं तो उसका शुरुआत का सही समय किस कारक पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता पर। देखो ऑप्शन के अनुसार देखें तो विद्यार्थी की उम्र पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, शिक्षक की दक्षता पर डिपेंड नहीं करता है, शुरुआती समय डिपेंड करता है बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता पर। यानी कि बच्चे में अगर संज्ञानात्मक क्षमता अधिक है तो वो अधिगम की शुरुआत अच्छे ढंग से कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है, जल्दी से सीख पाएगा। और बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता कम है तो वो सीखने में उसको समय लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अधिगम की शुरुआत का सही समय किस कारक पर निर्भर करता है, वो बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता पर डिपेंड करता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, आत्मसम्मान और आत्म प्रभावकारिता का संबंध है। आत्मसम्मान और आत्म प्रभावकारिता का संबंध किससे है? तो ध्यान रख लेना, ये दोनों देखो बुद्धि से संबंधित नहीं है, अनुशासन से संबंधित नहीं है, संज्ञान से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है प्रेरणा से। किससे संबंधित है? मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से, प्रेरणा से संबंधित है। कौन? आत्मसम्मान और आत्म प्रभावकारिता। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है? प्रेरणा वाला जो चैप्टर पढ़ते हो आप अभिप्रेरणा, उसके अंतर्गत ये बातें बताई गई है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक को पूरी तरह से समाज के अनुकूल बनाना शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? देखो भाई साहब, कोई बच्चा है उसको पूरी तरह से समाज के अनुकूल बनाना, यानी कि बिल्कुल समाज के जो नियम कायदे कानून मापदंड है उसके अनुसार बिल्कुल बच्चे को ढालना शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? साफ साफ पता चल रहा है कि सामाजिक उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक उद्देश्य है, यानी कि बच्चे को समाज के अनुसार ढालना क्या कहलाता है? उसका सामाजिक उद्देश्य होता है। कैसा उद्देश्य होता है? सामाजिक उद्देश्य होता है। आगे बढ़े, अब आप सब जानते हो ये बाकी के नैतिक उद्देश्य क्या होता है भाई? बड़ों का आदर करना, ये नैतिक उद्देश्य होते हैं। बौद्धिक उद्देश्य भाई उसकी मानसिक रूप से उसको मजबूत बनाना, बौद्धिक उद्देश्य होते हैं। तो ये आप सब जानते हो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति बच्चों में किससे प्रेरित करती है? संज्ञानात्मक असंतुलन यानी कि मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, मानसिक क्षमता के आधार पर असंतुलन हो गया, तो यह स्थिति बच्चों में किसे प्रेरित करती है? तो ये सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। ध्यान रख लेना, संज्ञानात्मक प्रभावित करती है, प्रेरित तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर होगा प्रभावित करती है। यानी कि अगर आपका संज्ञानात्मक असंतुलन हो गया तो वो किस चीज को प्रभावित करेगा? वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। ध्यान रख लेना, अधिगम पर प्रभाव पड़ता है किसका? संज्ञानात्मक असंतुलन का प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। आगे के पूरे जितने भी 5-7 क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए स्किप करके कहीं भी मत जाना। ठीक है, कौन सा कारक बच्चों में प्रेरणा को बढ़ावा देता है? प्रेरणा को बढ़ावा देता है। कठिनाई भरा पाठ्यक्रम कभी भी मोटिवेट नहीं करेगा। सराहना और प्रोत्साहन, बिल्कुल सही बात है। सराहना, अगर आप बच्चे को अच्छा काम करेगा उसकी सराहना करोगे, उसको प्रोत्साहन दोगे, तो वो क्या करेगा? बच्चे में प्रेरणा को बढ़ावा देगा। कठोर दंड देने पर उसकी प्रेरणा को बढ़ावा नहीं देता है। पाठ्यक्रम में रुचि की कमी हो जाएगी तो प्रेरणा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो बच्चे को मोटिवेट कौन करता है? सराहना और प्रोत्साहन देना ही क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, कोई भी अच्छा कार्य करे आप उसकी सराहना करो, प्रोत्साहन करो, तो वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का सबसे अधिक समर्थन किसने किया था? देखो, शिक्षा 3 प्रकार की होती है। एक तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, एक पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा होती है, और एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब हो गया बच्चे के अनुसार शिक्षा देना, बच्चे की आवश्यकताओं, उसकी जरूरतों, उसकी रुचि को ध्यान में रख करके जो शिक्षा दी जाती है उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया था? वो दिया था जॉन डीवी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ढंग से याद कर लेना, रट के चल जाना कि जॉन डीवी क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे ज्यादा समर्थन जॉन डीवी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है? बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए। अगर बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहता है, रचनात्मकता को बढ़ाना चाहता है, आप सीधी सी बात बताओ, अगर आप खुद ही क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो आपको खुला छोड़ देना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए। यह आपकी क्रिएटिविटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चे को खुला छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र वातावरण दे देना चाहिए, उस पर सख्त अनुशासन नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रख लेना, परीक्षा पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए। पाठ्यक्रम की सीमा तय करना बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम की सीमा तय मत करो, लिमिट मत करो, आप उसको स्वतंत्र छोड़ दो, उसको सोचने दो, जितना ज़्यादा सोच सकता है उससे उसकी रचनात्मकता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, समायोजन, समायोजन यानी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, समायोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समायोजन का मतलब होता है कि अपनी जो मतलब देखो ऑप्शन से बताता हूं, समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सीखने में मदद करना, सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना। वेरी वेरी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कौन सी? सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों और अपनी रुचि को ध्यान में रख करके उसमें समायोजन करना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है?
समायोजन कहलाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, बालक में आत्मनियंत्रण का विकास किसके माध्यम से होता है? आत्मनियंत्रण का मतलब सेल्फ कंट्रोल। अगर बच्चे में सेल्फ कंट्रोल का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो किसके माध्यम से होगा? वो होगा प्रेरणा और प्रोत्साहन के माध्यम से। अगर आप उसको मोटिवेट करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे, पुनर्बलन दोगे, तो उसमें सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। वो वही काम करेगा जिससे, जैसे मान लो कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ला रहा है, बार बार फर्स्ट रैंक ला रहा है, तो उसको आप क्या करोगे? मोटिवेट करो, उसको प्रोत्साहन करो, उसकी सराहना करो, तो उससे क्या होगा? वो सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। वो क्या करेगा? पढ़ने का काम करेगा और भी दूसरे कामों में भटकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो सेल्फ कंट्रोल इससे डेवलप हो जाता है। अगर आप उस पर बाहरी दबाव बनाओगे तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। ध्यान रखना, कठोर अनुशासन करोगे तब भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, उसका खुद का कंट्रोल नहीं होगा। अगर कठोर अनुशासन करोगे तो आप बाहर से कंट्रोल करना चाह रहे हो। ठीक है, अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों में सक्रिय भागीदारी किस प्रकार के अधिगम में सबसे अधिक देखी जाती है? यानी कि कौन सा ऐसा अधिगम है जिसमें बच्चे की सक्रिय भागीदारी सबसे ज्यादा होती है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस में होता है? वो होता है सहकारी अधिगम में। किस में होता है? जो अधिगम के कई प्रकार होते हैं उसमें से एक होता है सहकारी अधिगम। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। किस में होता है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा सिद्धांत बच्चों में अनुकरण के माध्यम से अधिगम को स्पष्ट करता है? देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई तरीके से घुमा घुमा करके पूछा जाता है। आप ध्यान रख लेना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, नकल करके सीखना, यानी कि दूसरों को नकल करके सीखना। दूसरों को, जैसे मॉडलिंग होती है, दूसरों को देख करके सीखना, तो अनुकरण की प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? आपके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में होती है। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ध्यान रख लेना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और ये अनुकरण पर आधारित है, यानी कि मॉडलिंग पर आधारित है, दूसरों को देख करके उसकी नकल करने पर आधारित है। जैसे आपने देखा होगा अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था? एक तो किस पर? जोकर पर प्रयोग किया था, ठीक है, और एक किस पर किया था? बेबी डॉल पर किया था, ठीक है। एक निर्जीव वस्तु थी डॉल जिस पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दूसरों को देख करके सीखना, अनुकरण करना सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को दर्शाता है। और ये किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चों में भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होती है? तो वो होती है माता पिता और शिक्षक के संचार से। ध्यान रख लेना, बच्चा, उसके माता पिता जो भाषा बोलते हैं वही भाषा उसमें विकसित होती है। शिक्षक जैसी भाषा बोलेगा वही उसमें विकसित होगी, ठीक है। ऑप्शन में देखें, केवल शिक्षक की शिक्षा से बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षक अगर हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाएगा और घर में अगर माता पिता उसके हिंदी बोलते हैं तो वह हिंदी भी उसमें विकसित हो जाएगी, अंग्रेजी विकसित नहीं होगी। केवल पाठ्यक्रम के स्तर से, पाठ्यक्रम अगर इंग्लिश का होता है फिर भी अपन हिंदी सीख जाते हैं। परीक्षा प्रणाली से, परीक्षा में चाहे आप उर्दू में सिखाओ परीक्षा, चाहे आप हिंदी में लो, अंग्रेजी में लो, जो अपने भाषा डेवलपमेंट होती है वो होती है माता पिता, शिक्षक और पर्यावरण से। कुल मिलाकर के सभी से अपनी भाषा डेवलपमेंट होती है, किसी एक चीज से नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 30 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपकी एग्जाम के अंतर्गत घुमा करके पूछ सकता था, वो सभी मैंने आपको करवा दिया है। आज अपनी ये 5वीं क्लास थी, अब अपन कल 6ठी क्लास लाएंगे जिसके अंतर्गत साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जिनको मैं 360 सॉल्यूशन भी कराऊंगा, जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। साइकोलॉजी को समझोगे तो आपके क्वेश्चन 30 में से 25 सही हो सकते हैं, अगर रटोगे तो नहीं हो सकते, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो पिछली 4 क्लासेज जिसने नहीं देखी है वो जाकर के देख लेना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना। जैसे ही मेरा सुबह, वैसे तो मैं डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास आ जाती है साइकोलॉजी की, जिसमें 30 क्वेश्चन मैं डेली करवाता हूँ, ठीक है। तो कल जो 6ठी क्लास होगी वो कल सुबह 7 बजे आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबा दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आपको कोई समस्या हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अगली क्लास के अंतर्गत, 6ठी क्लास के अंतर्गत साइकोलॉजी की, ठीक है। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।